आनंद और माला को देख आनंदित होकर पत्नी से विजय बाबू बोले, शीला, देखो तो हमारे बच्चों को। मैं तो इन्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम तो जानती हो शीला, मैं बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं समझता। ये दोनों ही मेरी आंखों के तारे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि ये कभी मेरी आंखों से ओझल ना हों। ये आप क्या कह रहे हैं? उनकी पत्नी शीला देवी बोली। आनंद की बात अलग है, वह तो हमारा बेटा है, पर माला हमारी बेटी है। उसे आज या कल इस घर को छोड़कर अपने ससुराल जाना ही है। राजा या रंक, कोई भी अपनी बेटी को हमेशा के लिए अपने घर पर नहीं रख सकता। बेटी तो पराई होती ही है। कहा भी है, बेटी अर्थात पराया धन। बेटी को आज नहीं तो कल अपने माता पिता के घर से जाना ही पड़ता है। नहीं शीला, बात काट कर विजय बाबू बोले, मेरी बेटी इस दुनिया के नियम के अनुसार अपनी ससुराल तो जरूर जाएगी, लेकिन यह घर भी उसके लिए पराया नहीं होगा, बल्कि आज ही की तरह सदा उसका अपना घर ही होगा। यहाँ वह जब चाहेगी यहाँ रहेगी, जब चाहेगी वहाँ रहेगी। जितना मेरे बेटे का इस घर पर अधिकार है, उतना ही मेरी बेटी का भी होगा। माला अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी, आनंद भैया को भी। माता पिता और भैया सभी माला से बेहद स्नेह रखते थे। माला और आनंद दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और अपने अपने कक्ष में पढ़ने चले गए। तभी शीला देवी अपने पति से बोली, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या इन बातों को समाज मानेगा, या माला का यहाँ वहाँ समान अधिकार से रहना समाज को स्वीकार होगा? मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो दिन कभी ना आए मेरी बेटी की ज़िंदगी में कि उसे यहाँ रहना पड़े। खैर, उस दिन बात आई गई और हो गई, और वह दिन भी आ गया जब आनंद और माला अपनी अपनी पढ़ाई पूरी कर अपने अपने उद्देश्यों में जुट गए। आनंद प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों में लग गया और विजय बाबू माला के लिए योग्य वर की तलाश में जुट गए। हालांकि इससे पहले उन्हें अपनी पुत्री को आत्मनिर्भर होने का समय देना उचित होता और इसके लिए उसकी मदद करना उनका कर्तव्य होता। पर इन बातों पर पता नहीं क्यों अधिकांश भारतीय पिताओं का ध्यान ही नहीं जाता। बस लड़की की शिक्षा पूरी होते ना होते वर की तलाश शुरू कर देते हैं। खैर, संयोगवश उन्हें एक लड़का पसंद भी आ गया। लड़का रेलवे में स्टेशन मास्टर था। उसका घर गया जिले के माधोपुर में था। इसके पिता का नाम देव प्रसाद जी तथा माता का नाम संजू देवी था। और संयोग देखिए, उनके भी दो ही बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। पढ़ा लिखा और सुखी परिवार था। घर वर विजय बाबू को खूब पसंद आया। लड़के वालों को भी विजय बाबू ने हर तरह से संतुष्ट करने का प्रयत्न किया। तत्पश्चात बहुत धूमधाम से शादी भी हो गई। माला अपने ससुराल चली गई। महीने 2 महीने तक तो माला और पवन एक दूसरे से बहुत खुश थे। इसके बाद ही सास ससुर के साथ ही पवन ने भी गिरगिट की तरह रंग बदलना शुरू किया। बिना मतलब के तानों और लालची पति और सास ससुर की मांगों ने उसका जीना दुभर कर दिया था। पहले तो माना सुनी अनसुनी करती रही, सोचा शायद स्वयं ही ये लोग अपनी गलती समझकर रुक जाएं, पर ऐसा नहीं हुआ। ससुराल वाले गाली गलौज और मारपीट पर उतर आए। बेचारी माला, उसने सपनों में भी यह कहाँ सोचा था कि ऐसा होगा। रोज रोज की मांगों और मारपीट तथा गाली गलौज से माला चिंतित और दुखी रहने लगी। एकांत की क्षणों में वह गंभीरतापूर्वक सोचती, मैं अपने पापा को क्या लिखूं? वो तो अपनी सामर्थ्य भर बेटी को दे ही चुके हैं सब कुछ। अब घर के अतिरिक्त उनके पास कुछ भी तो है नहीं। यह सारी बातें सोच सोच कर वह रोती रहती थी और इधर पवन का अत्याचार 7वें आसमान पर था। माला से अब यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह मन में सोचती, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, अपने पापा के पास ही चली जाऊँगी। हाँ, अपने पापा के पास हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँगी।
मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी। और एक दिन सुबह तैयार होकर माला पवन के सामने जा खड़ी हुई और बोली, मैं अपने पापा के पास जा रही हूँ पवन। आज मैं अपने पापा से तुम्हारी सारी मांगों के विषय में बताऊंगी। मैं उनसे कहूँगी, पापा मेरी खुशी के लिए आप पवन की सारी मांगें पूरी कर दीजिए। इसके बाद ही मैं वहाँ जाऊंगी, माला ने दर्द भरे स्वर में कहा। हालांकि कभी कभी वह यहाँ पुनः न आने की बात भी मन में सोचती, पर अगले ही क्षण वह अपनी इस बात पर अड़िग नहीं रह पाती। ठीक है माला, तुम जाओ, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगा, पवन ने बड़ी बेशर्मी से कहा। उसे माला का ख्याल ही कहाँ था, वह तो लालच में बहुत नीचे गिर चुका था। ठीक है, मैं चलती हूँ, माला बोली बहुत ही दुखी स्वर में। जाने से पहले एक बार फिर उसने आशा भरी नज़रों से पवन को देखा। शायद पवन उसे रोक ले और कहे, वो सब तो आज तक मैं यूं ही कहता आया हूँ, तुम्हारी सहनशीलता की परीक्षा ले रहा था। नहीं, तुम नहीं जाओ, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए। पर ऐसा नहीं हुआ। पवन तो वास्तव में एक लालची और गिरा हुआ इंसान था। माला चल पड़ी। अपने पापा के घर के दरवाजे पर खड़ी माला दरवाजे की कुंडी खटखटा रही थी। उस वक्त उसकी माँ शीला देवी किचन में थी। पापा शायद कोई किताब पढ़ रहे थे। शीला देवी बोली, देखिए तो कोई दरवाजे पर खड़ा है शायद। और विजय बाबू दरवाज़ा खोलने बढ़ चले। दरवाज़ा खोलते ही माला को अपने सामने खड़ी पाकर बोल उठे, अरे माला बेटी, तुम अंदर आओ बेटी। साथ में पवन बेटा भी आया होगा शायद। पहले तो माला ने पापा के पग छू लिए, फिर बोली, नहीं पापा। कहती हुई बड़ी गंभीर मुद्रा में माला अंदर आ गई। अंदर माँ के पग छूने को झुकी ही थी कि वे बोली, अरे बेटी माला, युग युग जियो मेरी लाडली, दूधो नहाओ पूतो फलो। दामाद जी बाहर ही हैं क्या? नहीं, वे नहीं आए, सर्द ठंडे स्वर में माला ने कहा। मैं अकेली ही आई हूँ। माँ 2 पल कुछ सोचती रही, फिर बोली, अच्छा कोई बात नहीं, दामाद जी बाद में भी तो आ सकते हैं। तू बैठ इधर मेरे पास, मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। माला कुछ नहीं बोली, चुपचाप माँ के साथ ही चाय पीने लगी। पापा को भी बैठक में ही चाय दे आई थी। चाय समाप्त होने पर माँ ने फिर पूछा। माँ का दिल मानता कैसे, मन में तरह तरह की आशंकाएं भरी थी। बेटी, वहाँ सब ठीक तो है ना? दामाद जी के साथ ही घर के सभी लोग सकुशल तो हैं? हाँ माँ, वे सब ठीक हैं, पवन भी सकुशल हैं। इतना कह माला माँ के सीने से लग रोने लगी। यह देख शीला देवी और अभी अभी पास आ खड़े हुए विजय बाबू दोनों ही घबरा गए। विजय बाबू ने शांत भाव से कहा, नहीं बेटी, तुम मत रो। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मुझसे सारी बातें स्पष्ट बताओ। इसके बाद ही माला हिचकियों के बीच अपने साथ घटित सारी बातें बताती चली गई। साथ ही ससुराल वालों एवं पवन की मांगों के विषय में भी बताती हुई बोली, माँ, पिताजी, मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। शीला देवी उसे समझाते हुए बोली, नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहते, सब ठीक हो जाएगा, तुम मत रो। और इसके बाद विजय बाबू एवं शीला देवी गहरी सोच में डूब गए। अब उनके पास कुछ भी तो नहीं बचा था जो पवन की मांग पूरी कर पाते। ले देकर एक लड़का ही उनकी आशा का केंद्र था, जो दूर के किसी दूसरे शहर में आशियाना बनाकर रहने लगा था। वक्त ने किस कदर करवट ली थी। माता पिता के बिना एक पल भी नहीं रहने वाला आनंद शादी होते ही माता पिता, बहन सभी से रिश्ते तोड़ पत्नी के साथ उस शहर में रहने लगा था, जिस शहर को वह अच्छी तरह जानता भी नहीं था। माँ पिता या बहन किसी से भी कुछ मतलब ही नहीं रह गया था। अब क्या किया जा सकता है, यह सोचते हुए विजय बाबू की निगाह अपने घर पर केंद्रित हो गई। हाँ, अब वे इस घर को ही बंधक रखकर पवन की मांग पूरी कर सकते हैं।
उन्होंने स्पष्ट कहा। अब इस घर को ही बंधक रखना होगा। इसे ही बंधक रखकर हम पवन की मांग पूरी कर देंगे। यह सुनकर माला चीख सी पड़ी। नहीं पापा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं उस घर में अब कभी नहीं जा सकती। उन लालची गिरे हुए लोगों के लिए मैं आप यह घर गिरवी नहीं रखिए। वे लोग आदमी नहीं, जानवर हैं। मैं यहीं कोई नौकरी कर लूँगी। आप सबकी सेवा करके ज़िंदगी गुजार दूँगी, लेकिन उस घर में कभी नहीं जाऊँगी। नहीं बेटी, नहीं। समाज वालों को मैं क्या जवाब दूँगा? सभी तरह तरह के प्रश्न पूछेंगे। मैं कैसे सबों के मुंह बंद करूँगा? पापा विवश व्यक्ति की तरह बोले। पापा, आप ही तो कहते थे यह घर मेरा भी है। नहीं पापा, अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। मुझे लगता है इन लालची पतितों के मुंह कभी बंद नहीं होंगे, चाहे कितने भी मांगे इनकी पूरी क्यों ना कर ले। मुझे लगता है चाहे कितनी भी मांगे क्यों ना पूरी कर ली जाए, इसके बाद भी एक वक्त ऐसा आएगा पापा जब आप इनकी मांगे पूरी नहीं कर पाएंगे, और तब ये लोग मुझे जिंदा मार डालेंगे। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे पापा, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे यही रहने दीजिए पापा, आप लोगों की सेवा करूंगी मैं। माला रोते हुए बोली थी। विजय बाबू गहरी सोच में डूब गए थे। फिर उन्होंने बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, ऐसा कैसे हो सकता है भला? तुम ही बताओ। यह समाज मुझे जीने नहीं देगा। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? सारी जिंदगी पड़ी है। मेरा क्या है? आज हूँ, कल नहीं रहूँगा। माँ भी तो सदा नहीं रहेगी। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? जरा सोचो तो। तुम्हारे लिए तो वही अपना घर है। जैसे भी हो तुम्हें वहाँ अपनी जगह बनानी है। अपने बुद्धि विवेक से सबों को समझाना होगा। अपनी बुद्धि विवेक से सबको समझाना है। इसी में हम सबकी भलाई है। फिर माला कुछ ना बोली। क्या बोलती? वह कर भी क्या सकती थी? उसके बाद विजय बाबू ने घर गिरवी रखकर पवन की मांगे पूरी कर दी और माला फिर अपने ससुराल चली गई। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। उसके बाद माला पर फिर से उसके ससुराल वालों ने अत्याचार करना शुरू कर दिया। लेकिन अब माला अपने पापा के पास कुछ भी नहीं लिखती थी और ना ही किसी से कुछ कहती थी। पापा आते थे और समाचार लेकर चले जाते थे। स्पष्टतः अपनी स्थिति के विषय में माला उनसे कुछ भी नहीं बताती थी। सो वे यही समझते रहे कि अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। कुछ दिनों बाद उन्हें माला का लिखा हुआ एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था, मैं जा रही हूँ पापा, वहाँ जहाँ से कभी कोई वापस लौट कर नहीं आता। पापा, मैंने आपसे कहा था कि ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे, पर आप समाज से डर गए। बेटी की ज़िंदगी समाज के सामने कोई मायने नहीं रखती ना। आपने कहा भी था कि वह घर मेरा भी है। बेटी बेटा में कोई फ़र्क नहीं है, पर ऐसा आप कहाँ कर पाए पापा? आप तो समाज से डर गए। इस समाज ने बेटी बेटा में जो अंतर बना कर रखा है उसे आप मिटा नहीं पाए। मैं क्या करती भला? मैंने कहा था कि ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे और आज वही होने वाला है। कभी कभी इच्छा होती है कि आपके पास चली आऊँ, पर जिस तरह आप समाज से डरते हैं उससे तो चाह कर भी आपके पास नहीं आ सकती। आपको समाज का डर है पापा, और मैं आपको नीचा दिखाना नहीं चाहती। मैं जा रही हूँ पापा। काश इस समाज ने बेटी बेटा को बराबर का हक दिया होता तो मैं भी जी लेती। समाज से आपको इस तरह डरना नहीं पड़ता। हालांकि कानून ने बेटी बेटा को बराबर का हक दिया है। काश समाज ने भी दिया होता तो आप उससे इस कदर डरते नहीं। काश ऐसा हो पाता। समाज ने भी बेटा बेटी को कानून की तरह ही माता पिता के घर पर समान रूप से हक दिया होता तो आप इस कदर डरते नहीं समाज से, तो मैं भी आपके पास आकर रहती पापा। आपको भी समाज से यूँ डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तब भारत की कोई बेटी ससुराल में यूँ प्रताड़ित न होती, ना जिंदा जलाई जाती और ना स्वयं मृत्यु का वरण करती। अच्छा पापा, अलविदा। आपकी बेटी बेटा नहीं। जिस वक्त
यह चिट्ठी विजय बाबू को मिली उससे पहले माला की मृत्यु की सूचना उन्हें मिल चुकी थी। अब चाह कर भी कुछ नहीं किया जा सकता था सिवाय कानूनन उसकी ससुराल वालों को सज़ा दिलाने के। यह तो वह करेंगे ही, पर बेटी तो नहीं मिलेगी ना। माता पिता के दिलों पर जो गमों का पहाड़ टूटा था, इसे कोई क्या जान पाएगा। इस दिन के बाद से ही दोनों विक्षिप्त हो गए। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।